हेलो। मैं आज आपको जीवन ज्योति बायोलॉजी चैनल में वेलकम करते हुए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, मजेदार है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम लोग वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अब क्लासिफिकेशन को बायो में के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, यानी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी। तो एक सेंटेंस हमें मिला, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the classification of animal, plants, bacteria and all the living beings. Right? अच्छा, जब ये वर्गीकरण स्टार्ट हो रहा था, क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहा था, पहले तो ये जान लें कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। देखिए, कंसिडर करिए मेरे पास 60 to 70 बुक्स हैं और वो कुछ उसमें फिजिक्स की हैं, कुछ उसमें केमिस्ट्री की हैं, कुछ उसमें बायोलॉजी की हैं और जो कुछ जो हैं वो उसमें लैंग्वेज की हैं, हिंदी की हैं, इंग्लिश की हैं। अब अगर मुझे उस 60-70 बुक्स का ऐसे बंच बना हुआ है और फिजिक्स की कोई एक पर्टिकुलर बुक ढूंढनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना 1/60 हुई। मतलब मुझे ये ज़रूरी है, ये हो सकता है कि मैं जब ढूंढना शुरू करूँ तो वो 60th यानी 60वीं बुक हो तो जो मेरे हाथ में आए। अब इस चीज को सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है, इसे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। मेरे पास एक बुक शेल्फ है, उस बुक शेल्फ में 4 कॉलम हैं। तो मैंने क्या किया, इन बुक्स को अलग अलग निकाल लिया सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स की बुक को ऊपर वाले ब्लॉक में रख दिया, ऊपर वाली सेल्फ में रख दिया। केमिस्ट्री की बुक को सेकेंड वाली सेल्फ में रख दिया। बायो की बुक को थर्ड वाली सेल्फ में रख दिया और लैंग्वेज की जो हिंदी या इंग्लिश की थी उसको हमने नीचे वाली फोर्थ सेल्फ में रख दिया। कंसीडर करिए इन सब चारों को अलग अलग कर दिया। तो अब ये कैटेगराइज सब्जेक्ट वाइज, नाम के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर दिया। अब अगर मुझे कोई बायो की बुक ढूंढनी है तो मुझे ये पता है कि मेरी इस सेल्फ के अंदर, मेरी इस अलमारी के अंदर, इस अलमीरा के अंदर कॉलम नंबर 3 में जो थर्ड वाली सेल्फ है उसमें बायो की बुक रखी है और अब मुझे कुछ कम बुक्स में उन चीजों को ढूंढना पड़ेगा। यह है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मैंने अपनी किताबों को सब्जेक्ट वाइज वर्गीकृत कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड लैंग्वेज। सेम चीज यहां हम लाइफ के साथ कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के साथ कर रहे हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एरिस्टोटल जब आए थे तो एरिस्टोटल ने इस बारे में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने तरीके से जो उन्हें दिख रहा था उसका वर्गीकरण किया। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम आई कि एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म तो ऐसे ही हजारों लाखों हैं और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, फ्रॉग, है ना। इस फ्रॉग को इंग्लिश में तो हम फ्रॉग कह ही रहे हैं, हिंदी में हम लोग मेढक कहते हैं, हम मेरी लैंग्वेज में उसको मेगुचा कहते हैं, मद्रासी में कुछ और कहते होंगे, मलयालम लैंग्वेज में कुछ और, कन्नड़ में शायद कुछ और कहते होंगे, बंगाली में कुछ और कहते हैं। यानी केवल एक अकेले हिंदुस्तान में एक जानवर का अगर नाम देखा जाए तो कम से कम 20-22 निकल आएगा। अब अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल पे देखें, यानी विश्व के पटल पर देखें, तो हो सकता है जर्मन लैंग्वेज में इस फ्रॉग का नाम कुछ और हो, स्पेनिश में कुछ और हो। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, यानी एक नाम से एक एनिमल को जानने के लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है कैरोलस लीनियस। इन्होंने ना बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया, कैरोलस लीनियस, ये साइंटिस्ट का नाम है, कैरोलस लीनियस। इन्होंने दिया क्या, इन वैज्ञानिक ने दिया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाई का मतलब होता है दो, ये हो गया बाई। नॉमियल नॉमेनक्लेचर माने किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी लिविंग बीइंग का जो नाम होगा वो 2 शब्दों का होगा। अब वो 2 शब्दों को रैंडमली कहीं से नहीं उठाया गया। जब किसी चीज का वर्गीकरण करते हैं तो उनको इस हायरार्की में रखते हैं। हायरार्की का मतलब होता है हम ऊपर से नीचे की तरफ चीजों को कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना। हायरार्की के वर्ड्स को समझने के लिए फिर किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब क्लासिफिकेशन करते हैं, कंसीडर करिए एक फ्रॉग का क्लासिफिकेशन करना है तो हम किंगडम में एनिमेलिया रखेंगे, फाइलम कॉर्डेटा रखेंगे, क्लास एम्फीबिया रखेंगे। ये हायरार्की आप ऐसे करते हुए नीचे आएंगे तो लास्ट में हमें 2 चीजें मिलेंगी। सेकेंड लास्ट जो है वो है जीनस, ये लगाया हमने, और एकदम लास्ट वाला जो
सिस्टम है, टेक्सॉन है, इनको हम एक एक को टेक्सॉन कहते हैं, TAXON, टेक्सॉन। अगर पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन में स्मॉलेस्ट टेक्सॉन कौन है तो हम स्पीशीज बोलेंगे, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे छोटा है। सो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हम मेढक यानी फ्रॉग यानी मेगुचा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और हमने ये टेक्सॉन ऐसे लिख लिए हैं। अब इसका जब वर्गीकरण में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आएगा तो इसका जो जीनस होता है उसका नाम है राना, RANA, और इसका जो स्पीशीज होता है उसका नाम है टिग्रीना, ठीक है ना। अब इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, नोटिस करिए यहाँ राना का R कैपिटल से लिखा है लेटर, और टिग्रीना का T स्मॉल लेटर से लिखा है। अब इस फ्रॉग का हमें बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नामकरण करना है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इस फ्रॉग को एक ही नाम से जाना जाए। आइए चलते हैं, यानी इस फ्रॉग का जब हम नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे राना, और इसके आगे हम लिखेंगे TIGRINA, टिग्रीना। अंडरलाइन करना जरूरी है, यानी राना इसका जीनस हो गया, टिग्रीना इसकी स्पीशीज हो गई, और फ्रॉग को हमने एक साइंटिफिक नेम दे दिया जिसका नाम हो गया राना टिग्रीना, राइट। ये सारे नेम जो लिखे जाते हैं इनको हम लैटिन नेम के नाम से जानते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज लैटिन नेम्स। चलिए आइए, अब इतना बड़ा जो इन्होंने नेमिंग पैटर्न निकाला है, जो नाम लिखने का तरीका निकाला, इसका क्रेडिट बायोलॉजी उनको किस बेसिस से देती है? कहती है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। किसकी बात हो रही है? कैरोलस लिनियस की। सो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी? आपका आंसर होता है कैरोलस लिनियस। अब किसी एक जीव यानी ऑर्गेनिज्म के दो नाम रखे हम। दो नाम में पहला नाम हमारा हो गया जीनस, और दूसरा नाम हमारा हो गया स्पीशीज, SPECIES। इन दोनों को प्लस करके लिखिए। दोनों को लिखते समय अंडरलाइन करना है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल लेटर से लिखा जाना। अब आपको दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ह्यूमन। ह्यूमन का नाम लिखना हो तो हम लिखेंगे होमो, जीनस है सैपियंस, SAPIENS, अंडरलाइन, ये S स्मॉल और ये H कैपिटल लेटर से लिखा गया है। अंडरलाइन करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन ये इंडिकेट करता है कि ये साइंटिफिक नेम है, ये लैटिन नेम है। जब ये प्रिंटिंग प्रोसेस में लिखा जाता है तो तिरछा लिखा जाता है, इटैलिक, ठीक है। हमने 2-3 चीजें सीख ली। क्या है ये? क्लासिफिकेशन के टेक्सॉन है, जीनस है, स्पीशीज है। लास्ट के 2 टेक्सॉन को हमने साइंटिफिक नेम में रखा है। इस वाले काम को, यानी किसी भी जंतु या प्लांट या एनिमल का जो 2 नाम है, वो 2 नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम कैरोलस लिनियस है, और कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब दूसरा है पी प्लांट, वही हरी भरी मटर जो आजकल आप खा रहे हैं। जो ये हरी मटर है, इस पी प्लांट, एक आपको एनिमल दे दिया, एक आपको ह्यूमन दे दिया। अब इस पी प्लांट का नाम हो गया पाइजम, PISUM, पाइजम, अंडरलाइन। जीनस है सटाइवम, SATIVUM, अंडरलाइन, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, और उन्होंने अपने इस काम को बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे प्लांट्स का नाम उसमें लिखा। और जब कैरोलस लिनियस क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे थे, जब वर्गीकरण पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने सारे लिविंग बीइंग को ऑर्गेनाइज्ड करते हुए केवल 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। पहला ग्रुप उन्होंने रखा प्लांटी और दूसरा ग्रुप उन्होंने रखा एनिमेलिया। अब हम अपने बोर्ड को ऐसा कर ले ताकि आपको दोबारा पढ़ाया जा सके। कुछ स्पेशल ये हटाते हैं, ये हो गया ऐसे ऐसे और ऐसे है। हायरार्की को रहने दें, हायरार्की उनकी ऐसी थी, उन्होंने ये बना रखा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये कर चुके थे काम इतना, वो प्लांट और एनिमल के लिए कर चुके थे। मुद्दा क्या है कि एनिमल और प्लांट उस समय आंखों से दिख रहे थे, इसलिए लगा दिया गया। यानी आपसे कहना ये चाहती हूँ कि ये जो लिवेनहॉक वर्ड लिखा है ना आपने, ये लिवेनहॉक को सेल चैप्टर में मोस्टली आप लोग पढ़ते हैं, है ना, कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया क्योंकि लिवेनहॉक जो है वो माइक्रोस्कोप खोज चुके थे।
सेल दिखेगी ही तभी जब हम माइक्रोस्कोप में लगाएंगे, बिना माइक्रोस्कोप के तो सेल दिखेगी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है। अच्छा अब सोचिए आप कि जब ल्यूवेनहॉक पिक्चर में आए, जब ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करे, लिख लेते हैं ल्यूवेनहॉक जी ने एक बहुत ही मजेदार चीज ढूंढ दी और वो उन्होंने बना दिया माइक्रोस्कोप। अब पता है माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, स्कोप का मतलब आप देख रहे हैं, ये वही माइक्रोस्कोप है जिसको हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा एक पिक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये वो माइक्रोस्कोप है जिसमें स्लाइड बनाते हैं, आप सेल का डायग्राम बनाते हैं और सेल की स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं ऐसे करके। ये लैब में इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रोस्कोप, ये एक लेंस लगा हुआ, ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ और पीछे यहाँ नीचे यहाँ आप मिरर से इसमें लाइट फोकस करके दो दो लेंस लगा के, दो कॉन्वेक्स लेंस लगा के देखते हैं। ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर दिया ल्यूवेनहॉक ने। अब क्या हुआ, जो दुनिया दिख रही थी उसमें तो कुछ जंतु थे और कुछ प्लांट थे। इन्होंने कैरोलस लिनियस ने बोला भाई जो अपना खाना खुद बनाते हो उनको प्लांट दे दो, वो बनाते हैं, वो उनमें लोकोमोशन नहीं होता और उनके सेल के पास सेल वॉल सेल्यूलोज है, यानी एक प्लांटी का एक कैरेक्टर उन्होंने अलग कर दिया। अच्छा उसके बाद एनिमेलिया को बोला कि वो जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, खाना दूसरे से लेते हैं, अपना होलोजोइक या हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, मूवमेंट भी कर सकते हैं, उनको एनिमल्स में रख दिया। बट जब ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप ढूंढ लिया, छोटे छोटे वाले एनिमल्स सब दिखने लगे, वो एनिमल्स दिखने लगे जो पानी में थे। इन्होंने बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना एडवेंचरस काम करना है, ऐसा काम कर दिया। अब पता चला पॉन्ड वाटर को देख रहे हैं तो उसमें तो बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। अब उस बैक्टीरिया को कहाँ रखें, ना प्लांटी में रख सकते हैं ना एनिमेलिया में रख सकते हैं, इतना छोटा माइन्यूट। और जाने क्या क्या प्रोटोजोन्स दिखने लग गए, छोटे छोटे से वह यूनिसेलुलर एनिमल्स दिखने लग गए, यूनिसेलुलर एल्गी दिखने लग गए, सी वाटर में कितने सारे एनिमल्स दिखने लग गए जो बहुत छोटे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं। तो ल्यूवेनहॉक के इन्वेंशन माइक्रोस्कोप के बाद एक प्रॉब्लम ये आई कि जो छोटे छोटे वन सेल्ड वाले एनिमल्स, वन सेल्ड बैक्टीरिया, वन सेल्ड प्लांट, उनको कहाँ ले जाएं। तो जो ये दो किंगडम वाला क्लासिफिकेशन था ना, इसमें ना बैक्टीरिया को जगह मिल रही थी ना तो यूनिसेलुलर एनिमल्स को जगह मिल रही थी। तो एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, EH हैकल के नाम से। उन्होंने एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया। हमारे पास दो किंगडम थे, एक था प्लांटी, दूसरा था एनिमेलिया। इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ल्यूवेनहॉक ने तो इतनी दुनिया दिखा दी, इतनी दुनिया दिखा दी ऑर्गेनिज्म की कि कोई काउंटिंग ही नहीं बची है। तो जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनको प्रोटिस्टा में रखो। अब हमारे पास तीसरा किंगडम आ गया। किंगडम नंबर ये, किंगडम नंबर 2 ये पहले से था, थर्ड किंगडम इन्होंने ऐड कर दिया हैकेल जी ने। उन्होंने कहा इसको प्रोटिस्टा को रख दो। अब प्रोटिस्टा में उन्होंने किसको रख दिया, उन्होंने सबको रख दिया, प्रोकैरियोटिक को भी रख दिया, यूकैरियोटिक को, हर वो चीज रख दी जो एक सेल की है। हर उस चीज को जो सिंगल सेल का था उसको उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन प्रॉब्लम फिर आई आगे। प्रॉब्लम ये आई कि जो सिंगल सेल वाले भी हैं वो भी बहुत वेरिएशन शो कर रहे हैं। कहीं पे न्यूक्लियस है, कहीं पे न्यूक्लियस नहीं है। और उसके बाद फिर फंजाई पिक्चर में आ गई। बोले फंजाई को, फंगस को कहाँ रख दें, फंगस तो अगर मल्टी सेलुलर भी है तो भी हेट्रोट्रॉफिक है। यहाँ पे तो यूनिसेलुलर में कुछ BGA वगैरह ऐसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक थे जो ऑटोट्रॉफिक भी थे। मतलब एक क्योस हो गया, यूनिसेलुलर प्लांट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्रोकैरियोटिक BGA बैक्टीरिया, सबको यहाँ रखा गया तो एक क्योस हो गया। उसके बाद पिक्चर में आए RH विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, और यहाँ जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इन्होंने कहा ऐसा है कि हम दो किंगडम को और इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो जो किंगडम इंट्रोड्यूस कराए गए उनमें से एक का नाम था मोनेरा, ये है ना, एक किंगडम ये हो गया, और लास्ट वाले को उन्होंने रख दिया फंजाई। अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, ये हमारे पास टोटल 5 किंगडम्स हो गए। अब इस चैप्टर का नाम ही है आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जानते हैं आप जब इसको रीअरेंज करेंगे तो पहला स्थान, फर्स्ट प्लेस हम देंगे मोनेरा को, दूसरा प्लेस हम देंगे, ये इसको हम सेकंड प्लेस देंगे ना, दूसरा प्लेस हम देंगे प्रोटिस्टा को, तीसरा प्लेस हम देंगे फंजाई को, चौथा प्लेस हम देंगे प्लांटी को,
और 5वां प्लेस हम देंगे एनिमेलिया को। और इस तरीके से आपका 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन रेडी है। चलिए अब देख रहे हैं आप, अब हम लोग हमें क्या करना है, चैप्टर के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या नाम था चैप्टर का? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मिल गया हमें, विटेकर ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और क्लासिफिकेशन को थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर दिया और रिफाइन कर दिया। तो जो 5 किंगडम्स है ना, उनके नाम देखें आप। नंबर 1, जिस सीक्वेंस में हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि इस तरीके से अरेंज किया जाएगा, तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो पहला स्थान हमने दिया मोनेरा को, है ना। दूसरा स्थान हमने दिया प्रोटिस्टा को। थर्ड प्लेस हमने दिया फंजाई को। फोर्थ प्लेस हमने दिया प्लांट्स को। जबकि यह स्टार्ट जब हुआ था तो कैरोलस लिनियस ने पहला प्लांटी को रखा था, क्योंकि दिख रहा था उनका ये। और पांचवा वाला, जब पांचवा, फिफ्थ प्लेस जो हमने इनको दिया, वो हमने दे दिया एनिमेलिया को। ठीक है, अब आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको 2 चीजें क्लियर करती हूँ, जिन्होंने बहुत ज्यादा वो क्रिएट किया, केओस क्रिएट किया कि इनको किस तरीके से कहाँ रखा जाए। तो विटेकर ने कहा सबको अलग अलग कर दो, मोनेरा को अलग कर दो, प्रोटिस्टा को अलग कर दो। किस बेसिस पे किया गया? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, द राइट डिफरेंस इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। परेशान हो जाते हैं। अगर ना याद आए तो एक हैक बता रही हूँ मैं, कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर है। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, सेल, तो जब मोनेरा और प्रोटिस्टा में अगर कंफ्यूजन होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए मोनेरा को पहचानते हैं। किसको रखा मोनेरा में? यूनिसेलुलर है, ये पहली शर्त है इसकी, ये हो गए यूनिसेलुलर। ठीक, पर जो यूनिसेलुलर है, इसका जो न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक टाइप न्यूक्लियस है। अब प्रोकैरियोटिक टाइप न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, इसका जो जीन होगा डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है ना। और एक और मजेदार बात, कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। इस पॉइंट को भी लिख लिया जाए, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होते, है ना। ये नहीं है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। अच्छा, अब ये परेशान होते हैं, ये पढ़ के, अच्छा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया को बनाएंगे ना डबल मेम्ब्रेन, यहां ले लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, एक मेम्ब्रेन होती है बाहर और दूसरी मेम्ब्रेन होती है अंदर, और ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही होती है। तो 2 मेम्ब्रेन हो गई ना, एक मेम्ब्रेन ये हो गई और दूसरी मेम्ब्रेन अंदर वाली हो गई। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया डबल मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट देखिए, ऐसे क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन लगी होती है, फिर बने होते हैं इस तरीके के लैमेली, ये भी हो गए। तो ऐसे गोल्गी बॉडी में है, ऐसे ER में है। तो इसका मतलब ये कि इस मोनेरा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स, या कोई एनिमल्स तो नहीं कहना चाहिए, बैक्टीरिया वर्ड यूज करेंगे, या जो BGA वगैरह पाए जाएंगे, उनके पास सेल ऑर्गेनल है ही नहीं। एक सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, ये एग्जाम्पल लिखें, इसको अलग कर लिया जाए। एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में आएगा बैक्टीरिया, दोनों तरीके के आएंगे, फोटोसिंथेटिक होगा तो भी और फोटोसिंथेटिक ना हो, हेटेरोट्रॉफिक हो तब भी। और बैक्टीरिया के साथ साथ आएगा BGA, BGA का पूरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑटोट्रॉफिक है पर है प्रोकैरियोटिक। कहने का मतलब एक बैक्टीरियल सेल अगर ड्रॉ कर दे तो वो सेल ऐसे बनेगी, यूं। अच्छा, एक और मजेदार बात कि सेल वॉल है, इनके पास सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल है। सेल वॉल में एक बहुत ही अच्छा सा कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम पेप्टिडो ग्लाइकन के नाम से जानते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकन के नाम से जानते हैं। याद रहे तो ठीक, वरना कोई बात ही नहीं। अब इसका अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, खाली डीएनए है, और वो भी सर्कुलर है। देख रहे हैं यहाँ पे कहीं कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये हमने बना दिया। और ऐसे ही आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजेला बना दीजिए,
इसमें हम साइटोप्लाज्म बना देंगे। राइबोसोम्स जरूर पाए जाते हैं, बिना राइबोसोम के जिंदगी संभव है नहीं, तो हमने राइबोसोम बना दिया। अब ये बन गए आपके पूरे, ये बन गए हमारे क्या, मोनेरा यूनिसेलुलर। न्यूक्लियस इज प्रोकैरियोटिक, डीएनए प्रेजेंट, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नो न्यूक्लियर, NUCLEAR मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो और आसान कर लिया हम लोगों ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ABN लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, तो हमें एब्सेंट की जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया। ये हो गया मोनेरा। अब आइए प्रोटिस्टा पे। देखिए प्रोटिस्टा को क्या करेंगे, ये यूनिसेलुलर यहाँ था, यूनिसेलुलर ये है, ये भी यूनिसेल्युलर ही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की जगह ये यूकैरियोटिक है। कहने का मतलब कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये लिख लिया हमने। अच्छा, अब इसके साथ साथ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एब्सेंट की जगह यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड, BOUNDED बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, STRUCTURES। कायदे से देखा जाए तो ऑर्गेनल्स बोलना चाहिए। आर प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, जरा सी दुनिया है, एक सेल है, इतनी सी सेल में नाटक कितने, एक के पास है ही नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखेंगे, हमें मीजोसोम्स दे दो भाई, हम मीजोसोम से रेस्पिरेशन करेंगे। ये कह रहे हैं हम तो रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल होंगे, क्लेमाइडोमोनास होंगे, तो कहेंगे हम क्लोरोप्लास्ट भी रखेंगे। वो कह रहे भैया हम कहाँ रखे क्लोरोप्लास्ट, के पास तो डबल मेम्ब्रेन है। मतलब सिंगल सेल के भी इतने नाटक, इनके अलग उनके अलग, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। अब इनके हम कुछ डायग्राम ले लेते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं बना देती हूँ। सबसे पहले लीजिए AMOEBA, अमीबा आएगा ना प्रोकैरियोटिक में, सॉरी प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक में आएगा। और प्रोटिस्टा में देखिए ये बन गया अमीबा, ये अमीबा जरा से हैं, इतने सारे स्यूडोपोडिया हैं और न्यूक्लियस है, देखिए पहचानिए, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। अच्छा, ऐसे ही एक और आपको दिखा देते हैं जिसको हम स्लीपर एनिमल कहते हैं, पैरामीशियम लिख लेते हैं। देखो पैरामीशियम को कैसे बनाएंगे, ये बनाया पैरामीशियम। अच्छा, और ये यू स्लीपर एनिमल के नाम से जानते हैं, बन गया पैरामीशियम। एक और मजेदार चीज होती है पैरामीशियम के बाद, इसका एक न्यूक्लियस से काम नहीं चलता, दो दो न्यूक्लियस रखे हैं, ऐसा सेल एक है, न्यूक्लियस दो है ना, मजेदार चीज। तो इनके दो न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, एक न्यूक्लियस छोटा होता है। बड़े वाले को मैक्रो और छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस के नाम से जानता है। ये पैरामीशियम है, ये है पैरामीशियम, ये हो गए पैरामीशियम। इसको स्लीपर एनिमल के नाम से भी जानते हैं, एक ही सेल का है, सिंगल सेल। ठीक है, दूसरा बनाते देखिए। अब ये एक और बना लेते हैं, इसको भी पहचानिए आप। ये हो गया यूग्लिना, है ना। इनको इसलिए पहचानिए कि रख तो हम इन्हें यहाँ रहे हैं, पर कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। ये यूग्लिना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये फ्लेजेलम हो गया। इनके पास लैमेली है, फोटोसिंथेटिक लैमेली। कभी इसमें क्लोरोफिल नाम का जैसा एक पिगमेंट होता है। जब इनको खाना नहीं मिलता, वैसे तो ये जंतुओं की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे अमीबा खाना खाता है ना, कैप्चर कर लेता है, वैसे ये भी खाना खाता है। लेकिन जब इसको खाना पीना नहीं मिलता तो कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में, है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यूग्लिना। इतना जो आपने पढ़ा, यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या क्या चीज किया, किसने दिया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, आंसर हो गया कैरोलस ने। किसने दिया 5 किंगडम सिस्टम, आंसर हो गया विटेकर, है ना। मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है, आंसर आपके सामने बोर्ड पर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशीज। और सबसे छोटा टेक्सॉन क्या है, स्पीशीज। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम कैरोलस लीनियस है ना, नॉमेनक्लेचर जिन्होंने दिया। और इंसान का यानी हमारा होमो सैपियंस नाम है। मैं होमो क्या है जीनस, और सैपियंस क्या है स्पीशीज। तो एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगले के 3 जो ये हैं आपके
फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।